तो साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था। एक नया देश, करोड़ों उम्मीदें और एक बहुत बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसी इकॉनमी कैसे बनाई जाए जो सदियों की गुलामी से अभी अभी बाहर निकली हो। तो चलिए, आज हम भारत की शुरुआती आर्थिक यात्रा के पहले 40 सालों को समझते हैं, 1950 से लेकर 1990 तक। आज़ादी के ठीक बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों के कंधों पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी थी। ये सिर्फ सरकार चलाने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे देश का इकोनॉमिक फ्यूचर लिखने जैसा था। उनका हर एक फैसला आने वाली जनरेशन्स की कहानी तय करने वाला था। जरा सोचिए, सवाल कितना बड़ा था। बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरुआत करके करोड़ों लोगों के लिए एक अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, एक ऐसी इकोनॉमी जो हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सके। यही वो सवाल है जिस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं दिल में है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए भारत के लीडर्स को पहले कुछ बहुत ही बेसिक, बुनियादी आर्थिक समस्याओं को समझना था जो हर देश के सामने आती हैं। एक ऐसे चौराहे पे खड़े होने जैसा था जहां से कई रास्ते निकलते थे। देखिए, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, उसे इन 3 सेंट्रल सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। पहला, क्या बनाएं, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, कैसे बनाएं, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा, किसके लिए बनाएं, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आजाद भारत को भी इन्हीं सवालों के अपने जवाब ढूंढने थे। उस समय दुनिया में बेसिकली 2 बड़े आर्थिक मॉडल थे। भारत को या तो इन दोनों में से एक रास्ता चुनना था या फिर अपना ही कोई नया रास्ता बनाना था। और यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल, एक सोच का फैसला भी था। एक तरफ था अमेरिका का कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसका फंडा सिंपल था, जो चीज प्रॉफिटेबल है वो बनाओ। और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट मॉडल, जहां सरकार तय करती थी कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं और प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होता था। मतलब 2 बिल्कुल अलग रास्ते। तो भारत ने क्या चुना? भारत ने चुना बीच का रास्ता, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। नेहरू का मानना था कि देखो, प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही उस वक्त बड़े उद्योगों में इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा कैपिटल भी नहीं था। और एक डर यह भी था कि अगर सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया तो सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण कहीं पीछे न छूट जाए। तो ये एक रेसिपी की तरह था। एक तरफ सरकारी कंपनियां यानी पब्लिक सेक्टर और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों को मिलाकर देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने की कोशिश की गई और इसी मिक्सचर को कहा गया भारत की मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को लागू करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया गया वो था इकोनॉमिक प्लानिंग। और यहीं से भारत में शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स का दौर। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है देश के रिसोर्सेज को एक प्लान के तहत इस्तेमाल करना, यानी यह तय करना कि देश का पैसा, जमीन और लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि देश की जो प्रायोरिटीज हैं वो पूरी हो सके। तो इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए 1950 में बना योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरमैन होते थे प्रधानमंत्री। और बस यहीं से शुरू हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का वो दौर जिसने अगले कई दशकों तक भारत की दिशा तय की। चलिए, थियोरी तो हो गई। अब देखते हैं कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ। और शुरुआत करते हैं भारत के सबसे जरूरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से। इस दौर में एग्रीकल्चर में बड़ी सफलताएं मिली। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अनाज का प्रोडक्शन इतना बढ़ा कि भारत खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स के जरिए जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, जिससे जमीन उन लोगों तक पहुंची जो असल में उस पर खेती करते थे। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ एक बड़ी बहस भी थी, सब्सिडी की बहस। कुछ लोगों का मानना था कि सब्सिडी यानी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद जरूरी है, क्योंकि भारत में खेती एक बहुत रिस्की काम है और गरीब किसान इसके बिना जरूरी चीजें खरीद ही नहीं सकते। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि अब ये सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा अक्सर बड़े और अमीर किसान उठा रहे हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई। इन 40 सालों में देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा तो कम हो गया, लेकिन खेती पर निर्भर लोगों की संख्या कम नहीं हुई। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर उतनी तेजी से जॉब्स नहीं बना पा रहे थे जितनी जरूरत थी। तो चलिए अब एग्रीकल्चर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन योजनाओं ने भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कैसे आकार दिया।
इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा कदम था 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक स्ट्रैटेजिक एफर्ट था। इसका मकसद देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तेजी देना था। इस पॉलिसी का कोर आइडिया था स्टेट लेड ग्रोथ, यानी सरकार नेतृत्व करेगी। इसके लिए पब्लिक सेक्टर की भूमिका को बढ़ाया गया। उद्योगों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया और शेड्यूल ए में 17 सबसे जरूरी उद्योग जैसे एटॉमिक एनर्जी, हथियार और रेलवे, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो इन पहले 40 सालों की नीतियों का लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या रहा? इनकी विरासत क्या थी? देखिए, इस दौर की विरासत मिली-जुली थी। एक तरफ भारत ने आत्मनिर्भरता और एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस की नींव रखी। हम अपने लिए अनाज और जरूरी सामान बनाने लगे थे। लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भरा था और इसमें कई कमियां भी थीं, नो डाउट। तो आखिर भी ये सवाल बचता है, इस 40 साल के सफर में जीत भी थी और कमियां भी, सफलताएं भी थीं और विफलताएं भी। आज की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस दौर से क्या सबक मिलते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।